नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पृथ्वीराज गुर्जर आज आपके इतिहास की क्लास लेने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने जो क्लास पढ़ी उस क्लास के संबंध में 2 मिनट अपन चर्चा करते हैं कि हमारे जो सिलेबस में था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पहला जो टॉपिक लिया था वो लिया था राजस्थान का नामकरण। मित्रों, राजस्थान का नामकरण पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा वह चलेगा इतिहास को जानने की विधियां। इतिहास को जानने की विधियां। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, 2 मिनट ध्यान देना। राजस्थान का नामकरण जो टॉपिक हमने लिया था उसके संबंध में 2 मिनट आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इतिहास के संबंध में हमने चर्चा की थी कि जो इतिहास है वो इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो मित्रों, मैंने आपको बता दिया था कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही इतिहास की पहली क्रमबद्ध पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था, हिस्टोरिका। इतिहास को 3 भागों में पढ़ने बांटा, जिसमें प्रागैतिहासिक काल था, दूसरे नंबर पे ऐतिहासिक काल था जिसको अपन आद्य काल भी बोल सकते हैं, और तीसरे नंबर पे था ऐतिहासिक काल। प्यारे मित्रों, प्रागैतिहासिक काल में हमने चर्चा की थी कि जो इतिहास न तो लिखा गया नहीं पढ़ा गया वो प्रागैतिहासिक काल इतिहास है। आद्य काल की चर्चा हमने करी थी कि जो इतिहास लिखा तो गया लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, अर्थात पढ़ा नहीं गया, पढ़नी है, इसलिए वो आद्य काल। ऐतिहासिक काल में जो इतिहास लिखा भी गया और जो इतिहास पढ़ा भी गया वो ऐतिहासिक काल इतिहास माना जाता है। उस इतिहास को हम पढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि शक संवत को, विक्रमी संवत को, ईस्वी संवत को किस प्रकार से आप डिवाइड करोगे। तो किस प्रकार से आप डिवाइड करोगे, ईस्वी सन को हम 0 मानते हैं, जो 57 साल आगे तो विक्रमी संवत चलता है, और 78 वर्ष पीछे शक संवत चलता है। अगर दोनों का डिफरेंस अगर अपन देखते हैं विक्रमी संवत का शक संवत का, तो 135 अगर प्लस करें तो विक्रमी संवत की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे, और शक संवत की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपको राजस्थान के संबंध में नामकरण बताए थे, जिसमें राजस्थान के जो नाम थे वह एक तो था मरु प्रदेश। मरु प्रदेश कहाँ से मिलता है मित्रों? मरु प्रदेश हमको प्राचीन जनपदों से, प्राचीन वेदों से, और इसके अलावा ब्रह्म संहिता और जूनागढ़ प्रशस्ति से हमें मरु प्रदेश अर्थात मरु क्षेत्र नाम मिलता है। अगर अपन मरु कांतार की बात करें तो मरु कांतार शब्द अपन को वाल्मीकि कृत रामायण से मिलता है। वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसमें हमको राजस्थान का नाम मरु कांतार मिलता है। इसके बाद हमने चर्चा करी थी राजस्थानादित्य। तो राजस्थानादित्य शब्द मित्रों मैंने बताया था आपको, राजस्थानादित्य शब्द बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। ये बसंतगढ़ शिलालेख अचलगढ़ सिरोही में सीमल माता मंदिर की दीवार पर लगा हुआ है। राजस्थानादित्य शब्द यानी क्या मिलता है हमको? बसंतगढ़ शिलालेख में। और अगर इस शिलालेख के निर्माण की बात करें तो ये शिलालेख 625 ईस्वी 682 विक्रमी संवत में अर्बुद प्रदेश का राजा था, स्वामी था बरमुलात, उसने इस शिलालेख का निर्माण करवाया था, इसको ट्रेन करवाया था। इसके पश्चात मित्रों अपन ने बात करी थी कि राजस्थानादित्य शब्द के बाद अपन बात करें तो मोनोद नैनसिरी ख्यात में राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि राजस्थान की पहली ऐतिहासिक जो पुस्तक है, ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वो मोनोद नैनसिरी ख्यात को माना जाता है। तो हमको राजस्थानादित्य बसंत शिलालेख के आसपास का जो कालखंड है उसी के अकॉर्डिंग हमको मिलते हैं। अगर अपन इसके बाद की बात करें तो हमने बात करी थी राजपूताना शब्द की। तो राजपूताना शब्द मित्रों जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। यह उसके द्वारा प्रयुक्त किया गया, इस बात का प्रमाण उसके मित्र ने एक किताब लिखी थी 1805 में जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। उसने एक पुस्तक लिखी थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक में उसने बताया था कि राजपूताना कहने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस। अर्थात राजपूताना इतिहास में राजस्थान को कहने वाला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस ही था। अगर अपन बात करें तो इसके पश्चात बात करें अपन राजस्थान या रजवाड़ा की, तो पुरानी बहियों और खातों के आधार पर कर्नल जेम्स टोड एक पॉलिटिकल एजेंट बन के भारत में आए थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या रजवाड़ा पुरानी बहियों और जैन व्यापारी खातों के आधार पर राजस्थान को नाम दिया, अर्थात राजस्थान या रजवाड़ा प्रदेश नाम किसने दिया राजस्थान को? कर्नल जेम्स टोड ने।
अगर अपन इसके बाद बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान शब्द 1829 ध्यान रखना मित्रों, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में यह वर्णन मिलता है, इसमें राजस्थान शब्द अनेक जगह पर प्रयुक्त किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला इतिहासकार कौन था? कर्नल जेम्स टोड। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। इन्हीं की पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको नोटबुक पे लिखवा दिया है। विशेष करके ध्यान रखना, आप डेट टू डेट क्लास को ज्वाइन करते रहें, आपको पूरी जानकारी मैं देता रहूंगा। राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड के द्वारा प्रयुक्त किया गया। मित्रों एक लाइन छूट गई थी इसमें, तो आप ऐड करते हुए चलेंगे उसको। 1829 में जब उन्होंने प्रयोग किया तो उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का नाम विशेष रूप से ध्यान रखें, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके पश्चात अगर अपन बात करें मित्रों, तो राजस्थान शब्द की जो संवैधानिक मान्यता अपन को मिलती है वह पी सत्यनारायण राव, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हमारे राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता प्रदान की गई थी। तो मित्रों ध्यान रखना, इस समिति के आधार पर राजस्थान शब्द की मान्यता स्वीकृत की गई, तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान नाम को मान्यता मिली थी। मित्रों यह हुआ हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद अपन अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अपना इतिहास को जानने की विधियां। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं इतिहास को जानने की दो चार विधियां हैं, उन पे हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। उन विधियों के बारे में चर्चा करें तो पहली विधि है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स प्यारे बच्चों, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन जिस विधि के द्वारा करवाया जाता है वह है न्यूमिस्मेटिक्स। इसका अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। अब भारत में कई प्रकार के सिक्के प्रचलित हैं, लेकिन अगर बात करें तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं, भारत के प्राचीनतम जो सिक्के हैं उनको आहत या पंचमार्क, या फिर कुछ जगह साहित्य रूप से आपको काशार्पण भी नाम मिलेगा, के नाम से जाना जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? आहत, पंचमार्क या काशार्पण के नाम से जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले सिक्के जो चलाए थे लेख वाले वो थे हिंदी यूनानी शासक, हिंदी यूनानी अर्थात इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के चलाए थे। अगर बात करें अपन तो भारत में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चले हैं, सोने के सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों को जाता है। इनमें भीमकर्णिसेस नामक जो कुषाण शासक था उसने विधिवत रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। अब अगर बात करें कि ये जो आहत या पंचमार्क जो सिक्के हैं, इन सिक्कों के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो आहत, पंचमार्क जो सिक्के हैं इन पर प्रकृति चित्रण का मतलब होता था कि कोई भी जानवर, कोई भी पत्ता, पेड़, वृक्ष, मतलब वृक्ष बोल सकते हो या पेड़ बोल सकते हो, वृक्ष, पर्वत आदि जो इस तरह आकृतियां थी उनसे संबंधित कोई चित्रांकन हुआ करता था। अगर अपन बात करें तो डीडी कोशाम्बी व रेपसन ऐसे इतिहासकार हैं,
ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने सिक्कों के आधार पर भारत का इतिहास लिखा है। भारत का इतिहास लिखा है। जी हाँ दोस्तों, ये दो इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने सिक्कों के आधार पर ही पूरे भारत का इतिहास लिख दिया। और कौन है? डी.डी. कोशाम्बी और रेबसन। ये दो इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने सिक्कों के आधार पर भारत का इतिहास लिखा है। अब प्यारे मित्रों, अगर बात करें दूसरे नंबर की विधि की, तो ये है साहब अपनी पैलियोग्राफी। इसका नाम है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या है साहब? पैलियोग्राफी लिपि आप जानते हो, हिंदी में पढ़ेंगे। लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। लिपियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी कहलाता है। और लिपियों का पहला या प्रथम बोल सकते हैं पहला वैज्ञानिक विभाजन या अध्ययन, पहला वैज्ञानिक अध्ययन पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। किसने किया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मित्रों इसका नाम ध्यान रखना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड का इतिहास लेखन में पूर्ण सहयोग किया था। मैंने आपको बताया था इन्होंने लिपियों पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी। लिपियों पर आधारित ग्रंथ जो है इनका वह है, मित्रों ध्यान रखना प्रश्न आ जाता है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला। प्राचीन भारतीय लिपिमाला ये किताबें इनकी, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो तीसरे नंबर की जो विधि है अपनी वो आती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी साहब, पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? तो पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म जो होते हैं प्रकृति में दबे हुए जीवाश्म का तिथि निर्धारण, जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। अर्थात जीवाश्म का जो अध्ययन विज्ञान है उसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अब पैलियोंटोलॉजी में विशेष करके क्या पूछा जाता है? अधिकांश जीके में अगर पूछा जाता है तो सामान्य अध्ययन में एक ही प्रश्न बढ़ता है साहब कि जीवाश्म का तिथि निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिए, सभ्यताओं में यह प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है। तो जीवाश्म का तिथि निर्धारण कार्बन 14, कौन सी विधि? कार्बन 14, या बहुत सी बार इसको C14 भी बोल देते हैं। कार्बन 14 विधि द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। मित्रों जीवाश्म का तिथि निर्धारण कार्बन 14 विधि के द्वारा किया जाता है। तो प्यारे मित्रों अभी और देखो, आप इसको समझे ढंग से। हमने बात करी है कि न्यूमिस्मेटिक्स यानी इतिहास को जानने की विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इतिहास को जानने की जो विधियां हैं उनमें पहले नंबर पे जो नाम आता है वह है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। प्यारे मित्रों सिक्के, अगर अपन सिक्कों की बात करें तो भारत के जो प्राचीनतम जो सिक्के माने जाते हैं वो है आहत पंचमार्ग, या साहित्य में इनको कासारपण भी नाम दिया गया है। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? आहत या पंचमार्ग या कासारपण। इन पर किसी प्रकृति जो चित्रण होता था वो प्रकृति में मौजूद कोई भी स्थलाकृति जैसे जानवर, वृक्ष, पर्वत, पठार कुछ ऐसी स्थलाकृति आकृतियों का चित्र होता था। और अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के हिंद, यूनानी, इंडो-ग्रीक शासकों ने चलाए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए, जिनमें विमगढ़ फिशेस नामक ऐसा व्यक्ति शासक था जिन्होंने विधिवत रूप से सिक्के चलाए। डी.डी. कोशाम्बी और रेबसन ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने सिक्कों के आधार पर ही भारत का इतिहास लिख डाला। इसके बाद अपन बात करें दूसरे नंबर पे तो पैलियोग्राफी, लिपियों के अध्ययन को मित्रों पैलियोग्राफी कहा जाता है। और लिपियों का अगर पहला वैज्ञानिक विभाजन या वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया।
पंडित गौरीशंकर ओझा वही व्यक्ति है जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड को इतिहास लेखन में सहयोग दिया था। इन्होंने लिपियों पर आधारित प्रमुख ग्रंथ लिखा जिसका नाम था प्राचीन भारतीय लिपिमाला। अगली विधि की बात करें तो मित्रों पेलियोंटोलॉजी, जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है और जीवाश्म का तिथि निर्धारण कार्बन 14 विधि के द्वारा किया जाता है। इतना सा ही प्रश्न यहाँ से बनता है। इसके बाद में अपन आगे चले, एक जो विधियां और बची है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों चौथे नंबर पे जो विधि का नाम आता है वह है एंथ्रोपोलॉजी। कौन सी विधि है? एंथ्रोपोलॉजी। तो प्यारे बच्चों एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास या मानव उत्पत्ति व विकास का जो अध्ययन है, मानव उत्पत्ति व विकास के अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? तो मानव विकास का जो सिद्धांत है, मानव विकास व उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में प्रश्न पड़ता है अधिकांश विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंदर। तो बिग बैंग का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? मानव की उत्पत्ति किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुई है? बिग बैंग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन इसके अंतर्गत कार्य करता है। तो मानव विकास और उत्पत्ति का सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। ये एक विस्फोट सिद्धांत, एक विस्फोट के रूप में माना जाता है कि प्रकृति का जो निर्माण हुआ है वो एक विस्फोट के बाद हुआ है, इसीलिए इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से मान्यता दी गई है। अब साहब अपन बात करें तो अपने 5वें नंबर की जो विधि है वह है साहब एपिग्राफी। थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है एपिग्राफी। प्यारे बच्चों आगे जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ प्रत्येक चीज को अपने स्तर से अपने हिसाब से लैंग्वेज सेट करके लिखने का प्रयास करें, अच्छे से अच्छे नोट बनाने के प्रयास करें। और कोई समस्या है तो आप उससे कमेंट में बात कर सकते हैं। अब अगली विधि की बात करें एपिग्राफी। तो मानव या उत्कीर्ण, सीधी बात करें उत्कीर्ण अभिलेखों का अध्ययन जिस विधि के द्वारा किया जाएगा, उत्कीर्ण अभिलेखों का अध्ययन जिस विधि के द्वारा किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? एपिग्राफी। क्या बोलेंगे उसे? एपिग्राफी। अब इसमें क्या प्रश्न बनेगा? तो छोटा सा प्रश्न क्वेश्चन करा जाता है कि अभिलेखों के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर डीआर भंडार करने, डीआर भंडार करने अशोक का इतिहास लिख दिया, अशोक का इतिहास लिखा। मित्रों देखो एंथ्रोपोलॉजी चौथे नंबर की विधि है जो मानव विकास और उत्पत्ति का अध्ययन करवाती है और इसके अंदर एक सिद्धांत प्रसिद्ध है बिग बैंग का सिद्धांत। ध्यान रखें मानव उत्पत्ति के संबंध में ये सिद्धांत प्रसिद्ध है और ये कहता है कि प्रकृति का निर्माण एक भयंकर विस्फोट के पश्चात हुआ है। एपिग्राफी मानव अभिलेखों के उत्कीर्ण अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और प्रश्न बढ़ेगा तो इतना सा कि भाई अभिलेखों के आधार पर भारत का संपूर्ण अशोक का इतिहास किस इतिहासकार के द्वारा लिखा गया? तो वह है डीआर भंडारकर के द्वारा लिखा गया। तो प्यारे बच्चों ये अपने यहाँ पर इतिहास को जानने की विधियां कंप्लीट होती हैं। अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें, सभी को इसका लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और अपनी स्टडी को घर बैठे प्रभावशाली बनाने का तरीका इससे अच्छा आपके पास नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये हमारा चैनल या हमारे वीडियो वहां तक पहुंचे ताकि बच्चों को इसका फायदा मिल सके। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।